हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन पे एमसीक्यू। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन पे ये हमारा सबसे फर्स्ट एमसीक्यू है। ऐसे बहुत सारे एमसीक्यू वीडियोस अभी आपको मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की एमसीक्यू क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने के पहले आपको रूल पता है कि पहले हम क्या करेंगे। अगर मैंने आपको क्वेश्चन बताया और उसका ऑप्शंस बताया, अगर आपको आंसर आ रहा है, आपने चैप्टर को पढ़ लिया है इसके पहले, तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर को कमेंट करेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए, एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। ठीक है, ये एक तरीके का आप टेस्ट समझें और टेस्ट समझ के आंसर को कमेंट करें। उसके बाद आप मेरे आंसर से अपना आंसर मैच करें। लास्ट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपका कितना आंसर सही हुआ है, और मैं तो पर्सनली आंसर आपके चेक करूंगी ही। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, रिड्यूसिंग एनर्जी बिल एट इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड कमर्शियल लेवल इज रिजल्ट ऑफ। अगर एनर्जी बिल जो है वो सब पे कम कर दिया जाए, इंडिविजुअल पे, हर एक इंसान पे, ऑर्गेनाइजेशन पे, या फिर कमर्शियल लेवल पे जो इंडस्ट्री फैक्ट्रीज होते हैं सब पे अगर कम कर दिया जाए तो क्या होगा इससे। ऑप्शन है ए ग्लोबल वार्मिंग, सी एनर्जी कंजर्वेशन, सी ग्रीन हाउस इफेक्ट, या डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग पता ही हमें एक ऐसी सिचुएशन है जिससे अर्थ में बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। एनर्जी कंजर्वेशन मतलब एनर्जी को बचाना, सेव करना। सी ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी पॉल्यूशन का बढ़ना। डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों, अगर एनर्जी का जो यूसेज है अगर वो कम होगा तो क्या होगा, इससे एनर्जी की बचत होगी। तो हम लॉजिक लगा के भी इसका आंसर दे सकते हैं कि इसका आंसर होगा 1 का बी, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन। ओके दोस्तों, मैं जितने भी क्वेश्चन लेके आई हूँ ये सारे आपको एग्ज़ाम में एकदम सिमिलर क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे। ठीक है, मैं जो क्वेश्चन बनाई हूँ वो सब प्रीवियस ईयर से मैच्ड हैं और कुछ प्रीवियस ईयर के इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से चैप्टर को समझिए, कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए, जिससे आप एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस न्यू ना लगे और ऐसा लगे कि आपने ये एग्ज़ाम्स बहुत बार ऐसे देखा हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 में है, सम प्लांट्स एंड एनिमल्स टू बिकम एक्सटिंक्ट। कुछ प्लांट और एनिमल गायब हो जाएंगे। मेजर चेंजेस इन वेजिटेशन ग्रोथ एंड पैटर्न आर इफेक्ट ऑफ। बहुत सारे जो वेजिटेशन के पैटर्न हैं, जो पेड़ उगने की विधि है, उसमें सब में इफेक्ट आ जाएगा, चेंज हो जाएगा और प्लांट एनिमल्स गायब हो जाएंगे। तो ये किसके वजह से होगा। ऑप्शन है ए एसिड रेन, बी ग्लोबल वार्मिंग, सी राइजिंग ऑफ सी लेवल, या डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों, इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। आप लॉजिक लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या आंसर करेंगे, फिर आप मेरे आंसर से मैच कर लेना। मैं आपको आंसर समझाती हूँ। दोस्तों, कुछ प्लांट एनिमल अगर गायब होंगे और वेजिटेशन पैटर्न में उगने में चेंज होगा तो एसिड रेन की वजह से तो ये होगा नहीं, क्योंकि एसिड रेन से तो सब खराब हो जाता है। बी में है ग्लोबल वार्मिंग, ये हम साइड में एक बार रख सकते हैं। सी में है राइजिंग ऑफ सी लेवल। सो इससे हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स को इतना तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। बी है ग्लोबल वार्मिंग, तो हाँ, ग्लोबल वार्मिंग से इफ़ेक्ट पड़ सकता है कि प्लांट्स और एनिमल्स गायब होंगे और वेजिटेशन का जो पैटर्न है उसमें चेंज आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिएक्ट विथ वाटर एंड ऑक्सीजन इन द क्लाउड्स टू फॉर्म एसिड रेन। इनमें से कौन सा गैस रिएक्ट करता है पानी और ऑक्सीजन के साथ ऊपर बादल में, जिससे एसिड रेन बनता है, यानी रेन जो है वो एसिडिक हो जाता है। ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, या डी सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सो दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर देखने मिलेगा। ठीक है, जब बादलों में सल्फर डाइऑक्साइड, पानी और ऑक्सीजन आपस में कनेक्ट होते हैं, सो इससे रेन जो है वो एसिडिक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मैं ये जो चैप्टर लेकर आई हूँ इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए, इसके चैप्टर के नोट्स, या फिर आपके एग्ज़ाम में आने वाले और चैप्टर के नोट्स चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या मेल कर सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ओके, और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो, किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत लग रहा हो, तो आप वो भी मुझसे एकदम व्हाट्सएप पे आके पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इज।
नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? दोस्तों ये तो एकदम हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं, रिन्यूएबल सोर्स, नॉन रिन्यूएबल सोर्स। रिन्यूएबल मतलब जो रिन्यू हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा है और उसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल मतलब जो ख़त्म होने के कगार पे है, उसे और यूज़ नहीं किया जा सकता, या फिर हमारी आने वाली जनरेशन शायद उसे यूज़ ना कर पाए। सो ऑप्शन है ए कोल, बी टाइड, सी विंड या डी बायोमास। सो दोस्तों नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि जिसे हम रिन्यू नहीं कर सकते और जो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, सो इसका आंसर होगा ए यानी कि कोल। कोयला जो है वो ख़त्म होने के कगार पे है और वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसका क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन है ए वेदर अल्टरेशन, वेदर चेंज होने लग गया, बी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट लाइक राइजिंग ऑफ सी लेवल, जो समुद्र का लेवल है वो बढ़ने लग गया, सी अ थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ, और ये ह्यूमन के हेल्थ पे भी बहुत असर डाल रहा है, डी ऑल ऑफ द अबव, ये सभी कुछ होने लगे ग्लोबल वार्मिंग के वजह से। दोस्तों आपको अगर इसका आंसर आता है, आप लॉजिक लगा के अगर आंसर देना चाहते हैं तो इसका आंसर ज़रूर दीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तब तक मैं आपको इसका आंसर बता दूं, फिर आप मैच कर लेना। सो इसका आंसर होगा डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग से वेदर में चेंज आया, हम लोग खुद फील कर सकते हैं ये चीज़, हम लोग देखते हैं ह्यूमन हेल्थ कितना ख़राब होने लग गया है, फिर सी लेवल तो ऐसे ही बढ़ रहा है, हमने ये सारी चीज़ें फेस की है, एंड फील भी की हैं। सो डी ऑल ऑफ द अबव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन? अगर हम एनर्जी को कंजर्व करते हैं, एनर्जी को बचाते हैं, तो उसका क्या रिजल्ट आता है? ऑप्शन है ए ईजिंग ऑफ एनर्जी शॉर्टेज, एनर्जी शॉर्टेज से हम बचेंगे, यानी कि एनर्जी की जो कमी है वो ख़त्म हो जाएगी, बी रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट में जो इतना पॉल्यूशन फैल रहा है वो कम होगा, सी डिक्रीजिंग एनर्जी यूज़, एनर्जी का जो यूज़ है वो धीरे धीरे कम होगा, और डी ऑल ऑफ द अबव, इससे सभी कुछ होगा। सो दोस्तों अगर आपको आंसर आ रहा है लॉजिक लगा के, तो आंसर ज़रूर आप कमेंट करें, ओके, ये आपके लिए है, आपका कॉन्फिडेंस इससे बढ़ेगा और आप ऐसा फील करोगे कि आप एग्ज़ाम में ही आंसर लिख रहे हो। सो इसका आंसर देखें, अगर हम एनर्जी बचाते हैं तो एनर्जी शॉर्टेज की प्रॉब्लम कम होगी, ये सही बात है। फिर इन्वायरमेंट का जो पॉल्यूशन है वो भी कमेगा, ये भी सही बात है। एनर्जी यूज़ भी घटेगी, तो तीनों ही सही है। सो इसका आंसर होगा डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द एनर्जी दैट नोन इज रिन्यूएबल एनर्जी। ऊपर में हमने सॉल्व किया नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, अब है रिन्यूएबल एनर्जी जो रिन्यू हो सके, जिसे बार बार यूज़ किया जा सके। ऑप्शन है ए कोल, बी टाइड्स, सी ऑयल या डी नेचुरल गैस। दोस्तों इसका आंसर तो आपको ज़रूर आता होगा, क्योंकि ये एकदम चैप्टर के स्टार्टिंग में है, एकदम बेसिक चीज़ है, तो आप इसका आंसर मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा, और मैं अपना आंसर बता दूं, फिर आप मैच कर लेना। सो इसका आंसर होगा बी यानी कि टाइड्स। टाइड्स यानी जो पानी में ज्वार उठते हैं उससे जो एनर्जी बनती है वो, ठीक है। सो टाइड है, जब तक पानी है तब तक वो एनर्जी है, तो ये एनर्जी रिन्यूएबल है, बार बार रहेगा, ये ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं फिर आपको बता दूं, अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स चाहिए, इस चैप्टर के या फिर आपके एग्ज़ाम में आने वाले हर चैप्टर के MCQ के नोट्स, तो आप मुझे ज़रूर व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कमेंट कर सकते हैं आप मुझे, या मेल कर सकते हैं, ओके, आपको नोट्स मिल जाएंगे। द बेनिफिट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड इंक्रीज इन एनर्जी एफिशिएंसी। अगर हम एनर्जी को कंजर्व करते हैं, एनर्जी बचाते हैं और एनर्जी की एफिशिएंसी में बढ़ावा करते हैं, उसका क्या बेनिफिट होगा? ऑप्शन है ए इन्हांसिंग प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट, मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा और कॉस्ट घट जाएगा। बी सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ होगा। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? सो इसका मतलब होता है कि इंसान और नेचर दोनों एक साथ रहकर मिलजुल कर अपने काम कर सके, मतलब जिससे ना ही नेचर को लॉस हो और ना ही इंसान को लॉस हो या डैमेज हो। सो सस्टेनेबल ग्रोथ होगा। सी मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा, या डी ऑल ऑफ द अबव, ये सभी होगा।
सो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। अगर हम एनर्जी को कंजर्व करते हैं, एनर्जी की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, तो इससे ये सारे प्रॉफिट हमें मिलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्रूविंग द सोशल हेल्थ, रिड्यूस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यूसेज ऑफ फाइनाइट रिसोर्सेज टू लॉन्गर टाइम आर द बेनिफिट ऑफ। अगर सोशल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होता है, यानी कि लोगों की हेल्थ ठीक रहती है। बी, रिड्यूस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, मतलब जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है वो कम हो जाए। फिर यूजेस ऑफ फाइनाइट रिसोर्स, फाइनाइट रिसोर्स मतलब जो रिसोर्स बहुत हैं उन्हें हम यूज़ करें। अगर लॉन्गर टाइम हम ऐसा करते हैं तो इसका क्या बेनिफिट होता है? ऑप्शन है ए, एनर्जी मैनेजमेंट, बी, एनर्जी ऑडिट, सी, एनर्जी कंजर्वेशन, या डी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दोस्तों इसका आंसर होगा सी, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन। इससे क्या होगा? इससे हमारी एनर्जी बचेगी, एनर्जी में कंजर्व होगा, और ये वाइस वर्सा है। अगर हम एनर्जी बचाते हैं तो इससे ये सब प्रॉफिट हमें मिलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसके बाद और भी आपको इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत वीडियोस मिलेंगे। एमसीक्यू सीरीज़ में बहुत सारे वीडियोस हैं दोस्तों। अगर आपको वो सब चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक दे के मुझे बताएं कि आपको वीडियो अच्छी भी लग रही है, और कमेंट में भी ज़रूर बताएँ। सो लास्ट क्वेश्चन है आज का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनेक्टेड द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। इंडियन गवर्नमेंट ने एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट कब लेकर आया था? ऑप्शन है ए, 2002 में, बी, 2001 में, सी, 2000 में, या फिर 2003 में। दोस्तों हम देखते हैं जब एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, तो उसके बगल में ही लिखा रहता है वो ईयर। अगर आपको याद है, दिमाग में है, तो फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, ऐसे मैं आपको आंसर बता दूँ, आप मैच कर लीजिए। सो इसका आंसर होगा बी, यानी कि 2001। 2001 में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट आया था। जब आप कहीं भी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट पढ़ते हो तो उसके बगल में लिखा रहेगा एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ अभी आने वाले हैं, तो आपसे कोई भी मिस ना हो। ओके, और वीडियो अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।